डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के बारे में, जिसमें अपन ने भारतीय संविधान की जो प्रारंभिक जो रूपरेखा है उसके बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। भारत के संविधान के जो भाग हैं उनके बारे में देख लिया, किस प्रकार से गठन हुआ, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, उनके बारे में अपन पिछली कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में पढ़ेंगे अपन भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि भारतीय संविधान को एक उधार लिया हुआ थैला कहा जाता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था, जब संविधान सभा के गठन के संबंध में अपन बात कर रहे थे, जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान जब बनाया गया था तब 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था, उस पर मंथन किया गया था और विभिन्न देशों के जो संविधान थे उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको ग्रहण किया गया था। तो उसी के संबंध में आज देखेंगे कि भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं कि कौन सा पार्ट है वो किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने भारतीय संविधान में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो यूएसए है या संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मौलिक अधिकार, बिल ऑफ राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार विश्व में वैसे तो अपन विस्तार से इसको अलग पढ़ेंगे तब देखेंगे। सबसे पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के नागरिकों को दिए गए थे मैग्ना कार्टा अधिनियम के तहत। लेकिन भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो जो यूएसए है या संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। और मूल रूप से अगर भारतीय संविधान की अगर अपन मूल अधिकारों की बात करते हैं तो 7 थे, और वर्तमान की अगर अपन बात करते हैं तो 6 हैं। एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में मोरारजी देसाई के काल में उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो मौलिक अधिकार अगर अपन से पूछता है कि किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए, वो किससे लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका। और अब बात करते हैं अपन न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। अपन अच्छे से जानते हैं हिंदुस्तान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं, जो नियम कानून बनाने का काम है वो है व्यवस्थापिका का, और जो उसको लागू करने का काम है वो है कार्यपालिका का। अगर किसी भी प्रकार से नियम कानून के संबंध में कोई वाद विवाद होता है तो उसको बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से उसको लागू करवाने में या उस कानून की व्याख्या करने में जो अहम रोल रहता है वो न्यायपालिका का रहता है। तो भारत के अंदर बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का जो गठन किया गया है वो किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। और इस संबंध में अपन अच्छे से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या संविधान के आर्टिकल 124 के अंदर दी हुई है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं विभिन्न राज्यों में हाई कोर्टों की, तो उसकी व्याख्या है संविधान के आर्टिकल 214 में दी गई है। तो ये जो न्यायपालिका का कार्य है बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय देना और बिल्कुल निष्पक्ष। इसके साथ अगर अपन बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की, उस समय मैंने अभी आपको बताया है कि सरकार के संबंध में अपन ने बताया था उसके मुख्य रूप से 3 अंग है, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करने का जो कार्य है वो व्यवस्थापिका का है, और उसको लागू करने का काम है वो किसका है? कार्यपालिका का। और अगर उसमें किसी भी प्रकार से कोई विरोधाभास की स्थिति होती है तो उनकी व्याख्या करने से संबंधित कार्य है वो किसका है? न्यायपालिका का। लेकिन व्यवस्थापिका नियम कानून वही बना सकती है जो अपने संविधान में उल्लेखित है, या अपन कह सकते हैं अपने संविधान के अनुरूप ही नियम कानून बना सकती है। अपने संविधान के विरुद्ध में जाकर किसी भी प्रकार का कोई नियम कानून नहीं बना सकती। कहने का भावार्थ ये हुआ कि व्यवस्थापिका वही नियम कानून बनाएगी जिसकी अनुमति अपना संविधान देता है। अगर संविधान के विरुद्ध में जाकर व्यवस्थापिका कोई नियम कानून बनाती है तो उस पर पुनर्विचार के लिए न्यायपालिका
उसको कह सकती है, या अपन कह सकते हैं उस पर दोबारा से विचार किया जाए। अगर फिर भी वो ऐसे नहीं होता है तो उसको बिल्कुल निरस्त भी कर सकती है। जो ये न्यायिक पुनरावलोकन की प्रोसेस है वो किससे ली गई है? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। विधि के समान संरक्षण की अगर बात आती है तो संविधान के आर्टिकल 14 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, कानून के समक्ष सब क्या होंगे? समान होंगे। कानून की दृष्टि से किसी के साथ किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कानून सबका समान रूप से क्या करेगा? संरक्षण करेगा। और इसके बाद राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया की बात आती है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और साथ में बात आती है संघ के जो रक्षा बल होते हैं, जो अपनी तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और नभ, इन तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति को बताया गया है। यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ये भी प्रोसेस किससे ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी प्रावधान किससे लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। इसके बाद जो संविधान की प्रस्तावना है, जिसको अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं विस्तार से, तो उस संविधान की जो प्रस्तावना है, वैसे तो इसकी जो भाषा है प्रस्तावना की वो तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और जो ये प्रस्तावना ली गई है भारतीय संविधान के अंदर, ये किसके संविधान से प्रेरित होकर ली गई है? संयुक्त राज्य। और वैसे सबसे पहले ये प्रस्तावना शब्द का जो उल्लेख अपने को मिलता है वो यूएनओ में मिलता है। इसके बाद करते हैं अपन ब्रिटेन की बात कि ब्रिटेन के संविधान से कौन सी ऐसी बातें हैं जो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में जोड़ी गई। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली भारत के अंदर अपनाई गई है। उसको किससे प्रेरित होकर लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से। यह संसदीय शासन प्रणाली क्या है, जब अपन संघ सरकार के बारे में पढ़ेंगे उस समय आपको विस्तार से बताएंगे। एकल नागरिकता के संबंध में, एकल नागरिकता का भावार्थ ये हुआ कि हिंदुस्तान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि केंद्र और राज्य की अलग से कोई नागरिकता नहीं है। हम सभी क्या हैं? भारतीय हैं। यानी अपनी जो नागरिकता है वो क्या है? भारतीय है। यानी राज्यों की विशेष अलग नहीं है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र की अलग से है, यूएसए की अलग से, और उसके विभिन्न प्रांत हैं, उनके प्रांतों की अलग से है। लेकिन हिंदुस्तान में इकहरी नागरिकता है। उदाहरण की दृष्टि से देखें तो केंद्र में भारतीय अपन नागरिक हैं, सब अपन यही बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, लेकिन अमेरिका में राज्य विशेष का भी नाम लेते हैं कि उस राज्य का वो क्या है? नागरिक। लेकिन अपन राज्य के मूल निवासी होते हैं, नागरिक नहीं होते। जैसे अपन कभी ऐसे नहीं बोलते कि हम राजस्थान के नागरिक हैं, हरियाणा के नागरिक हैं, पंजाब के नागरिक हैं, हम सभी क्या हैं? भारतीय नागरिक हैं। तो ये इकहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस देश से प्रेरित होकर लिया गया है? ब्रिटेन से। बात करते हैं एकीकृत न्यायिक प्रणाली की, यानी कि ये पिरामिड नुमा है। भारत में जो सबसे ऊपर का जो न्यायिक स्रोत है वो है सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे के स्तर के जो आते हैं वो आते हैं विन हाई कोर्ट, और हाई कोर्टों के नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय तो अंतिम रूप से जो शक्ति होती है वो किसके अंदर निहित होती है? सुप्रीम कोर्ट के। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश होता है, जो उसके नीचे के जितने भी न्यायालय हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो सभी के सभी इसकी अनुपालना करेंगे। इसका निर्णय है वो क्या होता है? फाइनल होता है। तो ये एकीकृत न्यायिक प्रणाली है वो किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और एकीकृत न्यायिक प्रणाली में यानी कि अपन अधीनस्थ न्यायालय के अगर निर्णय से अपन संतुष्ट नहीं हैं तो अपन अपील कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो कहाँ? अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में अपन केवल और केवल किसके पास जा सकते हैं? राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं दया याचिका के लिए। तो ये एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली हो गई जो ब्रिटेन से ली गई है। अब देखते हैं अपन आयरलैंड से। आयरलैंड से जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसका संबंध अपन ने पढ़ा था भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। तो ये नीति निर्देशक तत्व हैं जो अपने समाज को एक लोक कल्याणकारी जो अपन कह सकते हैं कि जो एक ढांचा या खाका जो इसमें तैयार किया गया है वो नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। तो ये किससे लिया गया है? आयरलैंड से। इसके बाद में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात आती है, संविधान के आर्टिकल 54 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख दिया हुआ है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा सदस्य हैं
केवल निर्वाचित वो किस में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किए गए हैं। तो अपने को ये भी ध्यान में रखना है, ये निर्वाचन मंडल की बात आती है, बाकी अपन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तब उसको विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से ये गठन किया जाता है। इसके बाद में आती है राज्यसभा में मनोनयन की बारी। राज्यसभा में मनोनयन किए जाते हैं वो 12 सदस्य किए जाते हैं और वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। और ये मनोनयन की जो प्रोसेस है वो आयरलैंड से ली गई है। 12 सदस्य वो होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार के सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य, ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं संसदीय पद्धति की और राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कि कौन सी प्रणाली होगी, एकल संक्रमण या अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, ये पूरी की पूरी प्रोसेस है वो किससे ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा का जो संघीय ढांचा है उसके संबंध की अगर अपन बात करते हैं तो भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट और अनुसूची फर्स्ट, तीनों में ही एक बात कही गई है कि भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। तो इसमें जो ये संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। और अपन ने अच्छे से पढ़ा था शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन। सुस्पष्ट विभाजन में अपन ने अच्छे से देखा था कि संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय और अवशिष्ट सूचियां, इसका जो विभाजन किया गया था जिसमें संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर नाम से स्पष्ट हो रहा है राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची पर दोनों बनाएगी, लेकिन विवाद होने पर मान्य किसका रहेगा, केंद्र सरकार का रहेगा। और इसके अलावा जो विषय बच गए उसको अवशिष्ट सूची में डाल दिया और किसको दे दिए, केंद्र सरकार को, जो कहां से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं। इसके बाद भारतीय संघ को यूनियन का नाम दिया गया था, वो भी कहां से लिया गया है, अपने कनाडा से लिया गया है। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, यानी अमेरिका का, ब्रिटेन का, आयरलैंड का और कनाडा का। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो अन्य देशों से भी कुछ ना कुछ लिया गया है। जैसे साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका की, दक्षिणी अफ्रीका से जो अपने संविधान संशोधन की बात आती है, संविधान संशोधन की, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में सुस्पष्ट दिया हुआ है। क्योंकि अपना जो संविधान है वो अपन पढ़ चुके हैं कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। उस समय की अलग परिस्थिति थी, आगे की आज अलग परिस्थिति है। तो उस समय बनाने वालों ने बिल्कुल अपने विवेक से काम लिया कि आने वाले समय में इसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है, इसमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। तो इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया। किस आर्टिकल में डाल दिया गया था, वो 368 में। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं जर्मनी की, तो जर्मनी से जो आपातकालीन उपबंध हैं, आपातकालीन उपबंध, यह आपातकालीन उपबंध है जो संविधान के आर्टिकल 352, 356, 360, यानी 352 में राष्ट्रीय आपात, जब बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तब मूल संविधान में आंतरिक शांति के नाम था राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उस समय राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियों में पूरा विस्तार बताएंगे इसका। 356 की अगर अपन बात करते हैं, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस समय राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लगता है। जब वित्तीय आपात की स्थिति होती है उस समय 360 के तहत यह आपात लगता है। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो किससे ली गई है, अपने फ्रांस से ली गई है। तो ये अनेक प्रकार के विदेशी संविधानों से ये विभिन्न उपबंध लिए गए हैं भारतीय संविधान में, जिसके बारे में आज अपन ने देखा है। इसका विस्तार है वो अपन एक एक बाद में आगे की कक्षाओं में पढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।